वेलकम बैक। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है एकलव्य इंस्टीट्यूट एंड कोचिंग सेंटर में। और आज हम लोग आपके सामने एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर को लेकर आ रहे हैं जिसका नाम है प्रीपोजिशन। और प्रीपोजिशन जो होता है वो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है, जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में बहुत ही ज़्यादा पूछा जाता है। और ये एकेडमिक में भी आता है, हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की परीक्षा में भी आपका बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है इसका। और जब कभी भी हम स्टोरी बनाते हैं तो भी उसका बहुत यूज होता है। तो आइए आज हम लोग डिटेल में पढ़ते हैं प्रीपोजिशन को। प्रीपोजिशन इसको हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा अलग अलग करते हैं। तो प्री मीन्स क्या होता है, बिफोर। और हिंदी में क्या प्री बोलते हैं ना, प्री बोर्ड होना है, किसी भी परीक्षा से पहले प्री बोर्ड होता है या तैयारी करते हैं हम लोग, तो प्री का मतलब पहले से। और पोजीशन, पोजीशन का स्थान होता है प्लेस के लिए, मतलब स्थान के लिए। यानी कि प्रीपोजिशन को अगर हम लोग डिवाइड करते हैं तो उसका मीन्स हो जाता है प्री और पोजीशन। और प्री का मीन्स हो जाता है बिफोर और पोजीशन का मीन्स हो जाता है प्लेस, यानी कि किसी स्थान के या पहले। तो हम लोग को अब इसके इतनी तो बात पता चल गई कि जो प्रीपोजिशन होता है वो किसी प्लेस के स्थान से पहले आने वाला है। तो अब हम लोग इसके डिवीजन की बात करें तो प्रीपोजिशन is a word which is used before noun and pronoun and to show its relation between another noun or pronoun। समझते हैं डिफिनेशन को। प्रीपोजिशन इज अ वर्ड, प्रीपोजिशन एक ऐसा शब्द है विच इज यूज्ड, जिसका प्रयोग किया जाता है बिफोर नाउन, नाउन मीन्स संज्ञा से पहले, एंड प्रोनाउन और सर्वनाम के पहले। यानी कि प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन का मतलब क्या हो जाएगा, संबंधबोधक। जैसा कि इसका नाम से पता चल रहा है कि ये दो नाउन या प्रोनाउन के बीच में संबंध बताने का काम करता है। तो प्रीपोजिशन इज अ वर्ड व्हिच इज यूज्ड बिफोर नाउन एंड प्रोनाउन। प्रीपोजिशन एक ऐसा शब्द होता है जो नाउन या प्रोनाउन के पहले यूज किया जाता है, एंड टू शो इट्स रिलेशन, और क्या दर्शाता है, इट्स रिलेशन, इसका संबंध, बिटवीन अनदर नाउन और प्रोनाउन, किसी दूसरे नाउन या प्रोनाउन से उसका संबंध बताता है। तो प्रीपोजिशन क्या है कि एक टाइप के ऐसे वर्ड होते हैं जो किसी नाउन या प्रोनाउन के पहले आते हैं और उसका संबंध किसी दूसरे नाउन या प्रोनाउन से बताते हैं। एग्जाम्पल के माध्यम से देखते हैं इसको हम। जैसे मान लेते हैं the marker is on the book। अब देखते हैं, जैसे कि मैंने ये बुक उठाई और मैंने इस पर एक मार्कर रख दिया,
तो सेंटेंस क्या है, द मार्कर इज ऑन द बुक। ये हमारा क्या है, मार्कर है, यानी कि क्या हुआ, ये कॉमन नाउन हुआ और ये नाउन हुआ, और ये क्या है, बुक, ये भी एक कॉमन नाउन हुई। तो ये भी नाउन और ये भी नाउन। तो वर्ड डिफिनेशन क्या बता रहा है कि प्रीपोजिशन इज अ वर्ड विच इज यूज्ड बिफोर नाउन एंड प्रोनाउन। ये भी नाउन और ये भी नाउन, इसके बीच संबंध क्या बता रहा है कि ये इसके ऊपर रखा हुआ है ऑन। तो ऑन जो हुआ ये आपका क्या हो जाएगा, प्रीपोजिशन हो जाएगा। और इस बुक का संबंध मार्कर का संबंध बता रहा है कि जो मार्कर है वो बुक के ऊपर रखा हुआ है। तो ये क्या है, नाउन है, इसके पहले इसका यूज किया गया है, बिफोर इसका यूज किया गया है। और ये जो है संबंध बता रहा है मार्कर का बुक से, कि जो मार्कर है वो बुक के ऊपर है। जैसे दूसरा सेंटेंस, आई एम इन द रूम, मैं कमरे में हूं। तो अब यहां पर क्या है, ये आई है, और आई क्या हुआ, प्रोनाउन हुआ। एम, इन जो है आपका प्रीपोजिशन है, और द रूम ये भी क्या है, नाउन हुआ। तो इसमें क्या कर रहा है कि इस नाउन का संबंध इस प्रोनाउन से बता रहा है कि मैं कहां पर हूं, कमरे में हूं। तो ये आपका प्रीपोजिशन हुआ। तो डिफिनेशन क्या होती है कि नाउन इज प्रीपोजिशन इज अ वर्ड which is used before noun and pronoun and to show its relation between another noun or pronoun। यानी कि ये नाउन और प्रोनाउन से क्या करता है, संबंध बताता है। तो ये तो हो गई इसकी डिफिनेशन की बात। अब हम लोग इसके बारे में बात करेंगे कि इसके जो प्रीपोजिशन होते हैं उनका यूज कैसे करते हैं। तो समझते हैं। मैं आपके सामने एक फिगर बना रहा हूँ, और ये फिगर थोड़ा सा फनी टाइप का है, और इससे शायद आपको थोड़ा समझने में आसानी होगी। बुक में तो बहुत लिखा हुआ है, तो हम इस फिगर के माध्यम से आपको अच्छे समझाने की कोशिश कर रहे हैं, और आई होप आपको ये पसंद भी आएगा। ये मान लेते हैं एक हमारी क्या है, एक ट्रक है, ठीक है। तो अभी ये फिलहाल लंच नहीं हुआ है, और ऐसे ही हमने बना दिया है इसको समझने के लिए। तो समझते हैं। तो ये मान लेते हैं कि एक बंद ट्रक है, और जैसा कि आप लोगों ने देखा होगा जो जिसमें बाइक वगैरह आती हैं ट्रक में, और जो इस टाइप से थोड़ा बना हुआ होता है, इसमें ऐसे बना होता है, तो पीछे से पूरा जिसको डंपर बोलते हैं। तो सब समझते हैं, इसको हम इरेज कर देते हैं। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं इन के लिए। इन समझते हैं, इन का यूज कहाँ करेंगे, जब कोई वस्तु किसी दूसरी वस्तु के बीच में हो, मतलब अंदर हो, और पूरी तरह से क्या हो, क्लोज हो। जैसे मैं इस कमरे में हूं, कमरा कैसा होगा, इस टाइप से कमरा होगा, और वो कमरा बंद भी होगा। तो मैं कमरे में हूं, तो कमरे में हूं, अंदर हूं, उसका जो सरफेस होगा, जो उसके एरिया होगा, उसके अंदर ही तो मैं हूँगा। तो आपको देखने से पता चल रहा है कि अगर कोई वस्तु किसी वस्तु के अंदर है, तो आप सीधे सीधे इसका यूज कर देंगे, इन का यूज कर देंगे। दूसरी चीज, दूसरा प्रीपोजिशन बता रहे हैं आपको, इन टू। मान लेते हैं कोई ऑब्जेक्ट है, कोई वस्तु है
जो कि पहले बाहर है और वो मूव करके स्पीड में चल करके किसी वस्तु के अंदर आ जाती है, तो फिर हम वहां पर क्या लगाएंगे, इनटू लगाएंगे। समझते हैं। जैसे कि राजीव, सेंटेंस एग्जांपल लिख देते हैं। राजीव केम इनटू द रूम। राजीव कमरे में आया। अब राजीव बाहर होगा, अब क्या करेगा, चल करके आएगा। ऐसा तो होगा नहीं कि वहां से डिसअपियर हो और यहाँ का प्रेजेंट हो जाए। तो राजीव जब चल के आएगा तो मूव करेगा तो उसमें गति होगी और बाहर था और वो चल करके अंदर आ जाएगा तो इनटू हो जाएगा। तो यहाँ पर किसका यूज कर देंगे, इनटू का। तो क्या करेंगे, अगर कोई चीज पहले से ही अंदर है किसी चीज के तो इन लगाएंगे, और अगर कोई चीज बाहर है और मूव करके स्पीड से वो अंदर आती है तो इनटू को यूज करेंगे। अब समझते हैं ऑन के लिए। अगर कोई वस्तु किसी वस्तु पर स्थिर अवस्था में रखी हुई है, किस अवस्था में रखी है, स्थिर अवस्था में रखी हुई है, तो क्या करेंगे, वहां पर ऑन यूज करेंगे। जैसे कि भी हमने मार्कर का एग्जांपल दिया था कि बुक इज, जो मार्कर है वो बुक के ऊपर रखा हुआ है, तो मार्कर इज ऑन द बुक। तो जो मार्कर था वो बुक पर क्या कर रहा था, स्पर्श कर रहा था, टच कर रहा था और स्थिर भी था। तो जब कोई वस्तु किसी दूसरी वस्तु पर क्या करे, स्पर्श करे, टच करे और उस पर रखी हो, उसको टच कर रहा हो, तो ऑन यूज करते हैं। और दूसरी चीज क्या होता है कि कभी कभी ऐसा होता है कि भले ही वो टच ना कर रहा हो, मतलब टच करेगी लेकिन जरूरी ना हो कि वो स्थिर ही हो सकता है वो मूव भी कर रहा हो। एग्जांपल समझते हैं। जैसे पहला एग्जांपल देख लेते हैं। द बुक इज ऑन द टेबल। बुक टेबल पर रखी हुई है, तो अभी जो बुक है वो टेबल को स्पर्श कर रही होगी, टच कर रही होगी और स्थिर अवस्था में भी है। दूसरे एग्जांपल समझते हैं। जैसे ही इज रनिंग ऑन द रोड। वो रोड पर क्या कर रहा है, दौड़ रहा है, तो इसमें भी ऑन यूज किया गया है। अब वो स्पर्श तो करेगा बट स्थिर नहीं है, वो उसकी के साथ साथ दौड़ रहा है, तो टच भी करेगा और दौड़ता भी जाएगा, तो स्पर्श कर रहा है। अब मान लेते हैं ये रोड हो गई, ये रोड हो गई। अब इसमें कोई लड़का दौड़ रहा है तो स्पर्श तो करेगा रोड को ना, तो इसलिए क्या हो जाएगा, ऑन हो जाएगा। यानी कि जब कोई वस्तु किसी दूसरी वस्तु को क्या करेगी, टच करेगी, भले ही वो स्थिर हो या गतिमान अवस्था में हो, तो वहां पर हम ऑन यूज करेंगे। नेक्स्ट बात करते हैं अपॉन का। कोई वस्तु या कोई ऑब्जेक्ट हो, वो बाहर हो और वो भी मूव करके स्पीड में आकर के वो भी क्या हो जाए, ऑन हो जाए। पहले कोई चीज ऑन नहीं थी बट कुछ समय के बाद वो मूव कर करके वो आके स्पर्श हो जाती है, तो वहां पर हम अपॉन लगा देंगे। यानी कि अगर कोई वस्तु बाहर है और वो स्पीड में आए और अंदर घुस जाए तो इनटू, और अगर उसी के सरफेस में, उसी के जो सतह हो उसमें आके वो स्पर्श करने लगे, टच करने लगे, तो वहां पर हो जाएगा अपॉन। समझते हैं। जैसे द कैट jumped upon the टेबल।
बिल्ली जो है वो टेबल पर कूदी। अब बिल्ली जो है वो पहले कहीं दूसरी जगह पर होगी और वहां से वो क्या करेगी, जंप करेगी और टेबल पर आकर बैठ जाएगी। तो अब ऐसा तो होगा नहीं कि टेबल के अंदर घुस जाए, वो अंदर नहीं घुसेगी और वो आकर के कहां पर टच करने लगेगी। मान लेते हैं ये टेबल है, ये टेबल है मान लेते हैं, और यहाँ कहीं बिल्ली है, ये कहीं पर बिल्ली बैठी हुई है और वहां से क्या करेगी, जंप करके आ जाएगी। तो यहाँ पर टच करने लगेगी उसको आके, उसके अंदर तो घुसेगी नहीं, तो आकर के क्या हो जाएगा, यहाँ पर सरफेस में आके रुक जाएगी। तो क्या हो जाएगा, कोई ऑब्जेक्ट था, बाहर था और फिर उसने जंप किया, स्पीड में आई और आकर के उसको क्या करने लगी, स्पर्श करने लगी। तो क्या हो जाएगा, अपान हो जाएगा। आई होप ये आप चार प्रिपोजिशन समझ गए होंगे अच्छी तरीके से। पहला क्या था, इन, यानी कि जब कोई वस्तु किसी वस्तु के अंदर हो तो इन लगाएंगे। अगर कोई वस्तु बाहर है और स्पीड में आकर के किसी वस्तु के अंदर हो जाए, प्रवेश कर जाए, तो इनटू। और तीसरा आन बताया, जब कोई वस्तु किसी दूसरी वस्तु पर क्या कर रहा हो, स्पर्श कर रहा हो, वो हो सकता है कि रनिंग पोजीशन में हो या तो स्टैट पोजीशन में हो, स्थिर अवस्था में हो, तो वहां पर आन यूज करेंगे। और अगर कोई वस्तु बाहर है और वो मूव करके स्पीड में आकर के उसके सरफेस में रुक जाती है, तो वहां पर हम किसका यूज करेंगे, अपान का यूज करेंगे। नेक्स्ट बात कर रहे हैं ओवर के लिए। ओवर, ओवर का मतलब क्या होता है, ऊपर, और दूसरा मान लेते हैं एबव। एबव, इन दोनों का यूज हम लोग ऊपर के लिए ही करते हैं। तो ध्यान थोड़ा दीजिएगा कि ओवर जो होता है वो दिखाता है कि कोई जो वस्तु है वो मतलब सीधे परपेंडिकुलर हो, एकदम सीधी अवस्था में हो और एकदम सीधे में हो, तो वहां पर ओवर का यूज करेंगे। जैसे एग्जांपल, द फैन इज ओवर माई हेड, यानी कि जो फैन है वो मेरे सिर के एकदम सीधे में है, तो वहां पर किसका यूज करेंगे, ओवर यूज करेंगे। यानी कि अगर उसको हम लोग टच कर सकते हैं, किसी भी तरीके से उसको हम टच कर पाए और वो ऊपर हो, तो वहां पर हम किसका यूज करेंगे, ओवर का यूज करेंगे। अब हम फैन को तो टच कर सकते हैं ना, सीढ़ी लगाकर टच कर सकते हैं। दूसरी चीज, ओवर का यूज वहां करेंगे जब वो स्थिर अवस्था में हो। स्थिर का मतलब कि आज अगर वहां पर है तो कल भी वहीं पर चीज मिल जाए वो। अब जैसे फैन लगा हुआ है तो आज भी वहां पर फैन लगा हुआ है मेरे सिर के ऊपर और कल भी वहां पर लगा मिलेगा जब तक उसको कोई हटाएगा नहीं। तो क्या याद रखेंगे आप लोग कि ओवर का यूज वहां करना है जब ऊपर कोई चीज हो और वो सीधे एकदम से परपेंडिकुलर ऊपर हो, लंबवत हो। और तीसरी चीज, वो स्थिर अवस्था में हो, उसको हम लोग टच कर सकते हैं। जैसे दूसरा एग्जांपल लेते हैं, जैसे द कार इज स्टैंडिंग या ऐसा लिख देते हैं, देयर इज अ ब्रिज ओवर द कार। देयर इज ए ब्रिज, एक क्या है, ब्रिज है, पुल है
ओवर द कार, कार के ऊपर। मान लेते हैं कोई पुल बना हुआ है, कोई रोड का पुल है, और नदी वाला पुल नहीं, जो मतलब क्रॉसिंग टाइप का बना होता है, तो उसी के नीचे से क्या करती हैं गाड़ियाँ निकल जाती हैं, ऊपर से वो होता है हाईवे। तो मान लेते हैं यहाँ पर कार खड़ी हुई है, तो क्या करेंगे, क्या बोलेंगे उस पोजीशन में, क्या बोलेंगे कि जो कार है वो पुल के नीचे खड़ी हुई है। तो अब हम पुल को क्या कर सकते हैं, टच कर सकते हैं, कोई ना कोई माध्यम से उसको टच कर सकते हैं, और कल जाएंगे तो भी वहां पर हमको पुल बना मिलेगा। तो और ऊपर भी है, तो आई होप आपको ओवर समझ में आया होगा। अब क्या करते हैं, एबव का यूज कहाँ करेंगे, एबव का यूज वहां करते हैं जब ओवर से ज्यादा ऊपर हो, मतलब कोई चीज हो जो ऊपर हो लेकिन वो ओवर से भी ज्यादा ऊपर हो। से समझते हैं, अगर एग्जांपल से आपको ज्यादा क्लियर हो जाएगा। जैसे प्लेन इज फ्लाइंग ओवर द टाउन। ये बात समझ आ रही है कि प्लेन जो है वो टाउन, कस्बे के ऊपर उड़ रहा है। अब अगर यही सेंटेंस दिया जाए, प्लेन इज फ्लाइंग डैश द क्लाउड्स। अब देखिए, कभी कभी सेंटेंस मिलते हैं और बुक में भी मिल जाते हैं, तो बच्चे थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं और फिर कहते हैं कि एबव भी लगा हुआ है, ओवर भी लगा हुआ है। तो इसको मैं दूर करने की कोशिश कर रहा हूँ, और आप लोग थोड़ा ध्यान से समझें कि सेंटेंस कह क्या रहा है और कहाँ हमको ओवर यूज करना है और कहाँ एबव यूज करना है। बहुत सारी बुकों में आपको मिलेगा, तो एरोप्लेन वाले सेंटेंसों में ओवर भी लगा मिलेगा और एबव भी लगा मिलेगा। तो जब आप उसमें कंपैरिजन करेंगे तो समझ जाएंगे, समझने की कोशिश करते हैं इसमें कि जो प्लेन है वो टाउन के ऊपर उड़ रहा है, यानी कि ऊंचाई पर तो है, ऊपर तो है, लेकिन वो कम ऊंचाई पर है। भले ही हम इसको टच नहीं कर सकते हैं, लेकिन जो मोस्टली 90% जो केसेस होंगे ओवर के लिए, उनको हम टच कर सकते हैं। जैसे फैन हो गया और ब्रिज हो गया, इस टाइप से काफ़ी जो एग्जांपल्स मिलेंगे आपको, उसको हम किसी न किसी टाइप से टच कर सकते हैं, तो वहाँ पर ओवर यूज किया जाएगा और वो स्थिर भी होंगे। दूसरी चीज़, यहाँ पर ओवर यूज किया जा सकता है क्योंकि ये जो है टाउन, ये इसकी ऊंचाई क्या होगी, थोड़ी सी कम होगी इसकी अपेक्षा, क्योंकि जो क्लाउड्स होंगे वो ज़्यादा ऊंचाई पर होंगे, और जो प्लेन है वो क्या कह रहा है सेंटेंस की, जो प्लेन है वो क्लाउड्स के ऊपर उड़ रहा है। तो जो टाउन है, तो टाउन तो बहुत नीचे होगा, उसके ऊपर प्लेन उड़ रहा है, तो ओवर यूज किया गया। अब अगर यही सेंटेंस बोला जाए कि प्लेन इज फ्लाइंग ओवर द क्लाउड्स, जो बादलों के ऊपर जा उड़ रहा है, तो अब तो टाउन के अकॉर्डिंग और उन क्लाउड्स के अकॉर्डिंग जो ऊंचाई है वो ज्यादा हो गई, तो यहां पर किस यूज कर देंगे, एबव को यूज कर दिया जाएगा। तो ध्यान समझेंगे कि जो एबव का यूज होता है वो ओवर के अकॉर्डिंग ज्यादा ऊंचाई के लिए यूज किया जाता है। तो दूसरी चीज, इसको हम लोग टच नहीं कर सकते हैं, हालांकि इसमें भी इसको टच नहीं कर सकते हैं, लेकिन ये ऊंचाई के सेंस में हाइट के अकॉर्डिंग इसको बांटा गया है, और इसमें तो हम लोग टच कर सकते थे, लेकिन जब एबव को यूज किया जाएगा तो हम इसको मतलब टच ही नहीं कर सकते हैं। दूसरी चीज क्या होगा, ये जो एबव होगा वो प्रत्येक क्षण बदलता रहेगा। अब यहाँ पर प्लेन उड़ रहा है, तो प्लेन क्या होगा, वहां पर जैसे फैन लगा था तो ऊपर वो हमेशा फिक्स है, लेकिन एबव जब क्लाउड्स के ऊपर उड़ रहा है तो वो तो प्रत्येक क्षण बदलता रहेगा और वहां से क्या हो जाएगा, गायब हो जाएगा। तो इसको हम टच नहीं कर सकते हैं, और ये ज्यादा ऊंचाई के लिए यूज किया जाता है।
दूसरी चीज, एबव को यूज कहाँ करते हैं और हम एबव का यूज हम लोग लेवल बताने के लिए भी करते हैं, लेवल बताने के लिए। जैसे अगर आप लोग किसी रेलवे स्टेशन पर गए हों तो वहां पर देखना जो प्लेटफॉर्म बने होते हैं तो वहां पर एक बोर्ड लगा होता है जहां पर ट्रेन रुकती है करके उसके लास्ट में या तो पहले देखना बोर्ड लगा होता है और उसमें लिखा होता है समुद्र तल से ऊंचाई। हर एक जो प्लेटफॉर्म होते हैं, जो भी स्टेशन होता है, वो अकॉर्डिंग टू सी लेवल बनाया जाता है। तो उसमें आप सेंटेंस देखेंगे या उसमें लिखा मिलेगा कि समुद्र तल से ऊंचाई। तो जैसे एग्जांपल है, माउंट एवरेस्ट इज 8,848 मीटर above sea level. Mount Everest is high 8,848 मीटर above sea level। यानी कि जो माउंट एवरेस्ट है वो सी लेवल यानी कि समुद्र तल से जो उसकी माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई है वो 8,848 मीटर है। या किसी प्लेटफॉर्म में जाएं तो वहां पर लिखे मिलेगा द प्लेटफॉर्म या स्टेशन इज हाई, मान लेते हैं 3200 मीटर्स, तो द प्लेटफॉर्म इज अबव हाई 3200 मीटर, द प्लेटफॉर्म इज हाई 3200 मीटर अबव सी लेवल। यानी कि लेवल स्तर बताने के लिए भी यूज किसका किया जाता है, एबव यूज किया जाता है। तो आई होप आपको ये चीजें इतनी क्लियर हो गई होंगी कि जो एबव है और ओवर का यूज कहाँ करना है। दोनों का यूज हमको ऊपर के लिए करना है, और अगर हम उसको टच कर सकते हैं तो ओवर, और टच नहीं कर सकते हैं तो एबव। और एबव का यूज लेवल बताने के लिए भी किया जाता है। अब हम लोग नेक्स्ट बात कर रहे हैं अब हम लोग बात कर रहे हैं सामने के लिए। सामने के लिए क्या होता है, दो चीजों का यूज किया जाता है, इन फ्रंट ऑफ और बिफोर। ये दोनों जो होते हैं सामने के लिए यूज किए जाते हैं, सामने के लिए। तो इन फ्रंट ऑफ का यूज करते हैं जब क्या हो, नॉन लिविंग थिंग्स हो। यानी कि एटलीस्ट एक चीज निर्जीव होना चाहिए, नॉन लिविंग बीइंग होना चाहिए, तो वहां पर हम यूज करेंगे इन फ्रंट ऑफ का। लेकिन बिफोर का यूज हम लोग वहां करते हैं जब दोनों हमारे जो ऑब्जेक्ट होते हैं वो लिविंग बीइंग हो, लिविंग थिंग्स होना चाहिए, दोनों जो चीजें हैं वो सजीव होना चाहिए, तो वहां पर हम बिफोर यूज करेंगे। एग्जाम्पल समझते हैं, जैसे there is a banyan tree in front of my house। there is a banyan tree, एक बरगद का पेड़ है मेरे घर के सामने।
अब जो घर है वो भी निर्जीव है और जो बनियान ट्री है वो भी निर्जीव है। हालांकि साइंस की मैं बात करें तो वो भी सजीव में माना जाता है, लेकिन यहाँ पर हम लोग किसकी बात करेंगे, निर्जीव की बात करेंगे। तो देयर इज अ बनियान ट्री इन फ्रंट ऑफ माई हाउस, मेरे घर के सामने क्या है, एक बनियान का ट्री है। तो यहाँ पर नॉन लिविंग थिंग्स हैं, इसलिए इसका यूज किया गया है इन फ्रंट ऑफ का। इसके बाद अगर देखा जाए बिफोर का यूज, तो जैसे द कल्प्रिट वाज स्टैंडिंग बिफोर द जज। कल्प्रिट मीन्स क्या होता है, अपराधी। अपराधी जो है वो जज के सामने खड़ा हुआ है। तो अब यहाँ पर जो अपराधी होगा वो भी क्या होगा, जीवित होगा, और जो जज है वो भी जीवित होगा। तो इसमें क्या चीजें आ रही हैं, दोनों को दोनों क्या है, सजीव हैं। तो जब दोनों वस्तुएं या दोनों चीजें क्या हों, सजीव हों, तो हम किसका यूज करेंगे, बिफोर का। और इसके अपोजिट अगर दोनों चीजें या कम से कम एक चीज क्या है, निर्जीव है, तो इन फ्रंट ऑफ का यूज करेंगे। आप लोगों ने एक मूवी देखी होगी सूर्या सिंघम। तो उसमें जो सूर्या सिंघम होता है वो जो एक उसका विलन होता है, डैनी जिसका नाम होता है। तो जब उसकी सेल यानी कि जेल तोड़ के भाग जाता है और उसको धमकी देता है, तो वो क्या बोलता है सूर्य सिंघम, वेरेवर यू ऑन द वर्ल्ड आई विल कम इन फ्रंट ऑफ यू एंड आई विल अरेस्ट यू। तो उसमें क्या होता है, वो थोड़ा सेंटेंस अगर देखा जाए ग्रामेटिकली तो वहां पर क्या गलती है, क्यों, क्योंकि वो क्या बोलता है कि आई विल कम इन फ्रंट ऑफ यू। अब सूर्या सिंघम भी जीवित है और जो डैनी है वो भी क्या होगा, जीवित होगा, और जो दोनों जीवित होंगे तो क्या होगा, उसके सामने क्या आना चाहिए, बिफोर आना चाहिए। हालांकि वो मूवी उसकी बात अलग है, लेकिन अगर आप यही सेंटेंस एग्जाम में देने जाएंगे और अगर वहां पर आप इन फ्रंट ऑफ का यूज करेंगे तो गलत कर देगा। तो ये ध्यान रखेंगे आप। और लिविंग बीइंग के साथ हमको किस यूज करना है, बिफोर का, और अगर नॉन लिविंग बीइंग्स हैं तो इन फ्रंट ऑफ का यूज करना है। ठीक है, तो आई होप इन फ्रंट ऑफ और बिफोर ऑफ दोनों चीजें समझ गए होंगे। अब हम लोग बात कर रहे हैं पीछे के लिए। अंदर की बात हो गई, ऊपर की बात हो गई, सामने की बात हो गई, अब पीछे की बात करेंगे। पीछे के लिए भी दो हमारे होते हैं, बिहाइंड और आफ्टर। इसमें भी क्या होता है, लिविंग बीइंग और नॉन लिविंग बीइंग के लिए होता है। दोनों का अर्थ क्या होता है, पीछे। आफ्टर मतलब बाद में भी होता है, लेकिन बाद का मतलब क्या होता है, पीछे ही होता है। यानी कि जैसे बिहाइंड जो होता है ये आपका यूज किया जाता है नॉन लिविंग थिंग के साथ। नॉन लिविंग थिंग के साथ आपका यूज किया जाएगा बिहाइंड का। और आफ्टर जो होता है वो सजीव के लिए यूज किया जाता है, यानी कि लिविंग बीइंग के लिए। एग्जाम्पल समझते हैं। जैसे देयर इज अ हट बिहाइंड माई हाउस। देयर इज ए हट बिहाइंड माई हाउस क्या है, एक झोपड़ी है, बिहाइंड माई हाउस मेरे घर के पीछे। मेरे घर के पीछे क्या है, एक झोपड़ी है। तो झोपड़ी भी निर्जीव और मेरा घर भी निर्जीव। तो क्या है, बिहाइंड के लिए नॉन लिविंग थिंग्स है, इसलिए क्या आया, बिहाइंड आ गया। आफ्टर कुछ करते हैं, जैसे आई विल कम आफ्टर यू। आई विल कम मैं आऊंगा, आफ्टर यू तुम्हारे पीछे। कहते ना कि आप चलो मैं तुम्हारे पीछे आ रहा हूं,
तो आप यानी कि तुम कैसा होगा, जीवित होगा ना, तभी तो आप बोलोगे उससे। और आई, मैं भी जीवित होऊंगा, तभी क्या बोलूंगा, तुम चलो मैं आ रहा हूँ भैया, अभी आप चलो मैं वहां पहुंच रहा हूँ, तो आई विल कम आफ्टर यू, मैं तुम्हारे पीछे आ रहा हूँ या तुम्हारे बाद आ रहा हूँ। तो आफ्टर का मतलब पीछे से, और बिहाइंड का मतलब भी पीछे से होता है। तो अगर लिविंग बींग्स हैं तो बिहाइंड, और सजीव है, लिविंग बींग है, तो क्या हो जाएगा, आफ्टर। तो आई होप आप समझ रहे होंगे बिहाइंड का यूज भी और आफ्टर का यूज भी। तो बिहाइंड नॉन लिविंग थिंग्स के साथ और आफ्टर का यूज लिविंग बींग के साथ। नेक्स्ट बात कर रहे हैं, अब हम लोग बात करें नीचे के लिए। और नीचे के लिए भी दो होते हैं, एक तो होता है अंडर और दूसरा होता है बिलो। दोनों का मीन्स क्या होता है, नीचे, अंडर और बिलो। इसकी एग्जांपल हम लोग इधर समझेंगे। जो अंडर होता है आपका, वो भी नीचे के लिए होता है, लेकिन जब कोई चीज आराम से हो, मतलब जब कोई वस्तु किसी वस्तु के नीचे हो, और कैसे हो, आराम से हो। जब कोई वस्तु किसी वस्तु के नीचे हो और आराम से हो, तो आपको किसका यूज करना है, अंडर का। एग्जांपल समझते हैं। वी आर सिट अंडर द रूफ। रूफ का मतलब छत। वी आर सिट, हम बैठे हैं, अंडर द रूफ। रूफ क्या है, छत। हम लोग छत के नीचे मतलब छत के नीचे बैठे हैं, तो क्या कोई बोझ तो सिर पे लग नहीं रहा है, और मतलब हम लोग कंफर्टेबल भी हैं, महसूस कर रहे हैं। तो छत के नीचे हैं, ये वो बोला जाएगा। तो जब हम लोग नीचे होंगे और कोई प्रॉब्लम ना हो, कोई समस्या ना हो, तो किस यूज करेंगे, अंडर यूज करेंगे। एक एग्जांपल और समझते हैं। सीता इज सिट अंडर द ट्री। सीता इज सिट, सीता क्या है, बैठी हैं, अंडर द ट्री, पेड़ के नीचे। पेड़ के नीचे भी बैठी होंगी तो कोई प्रॉब्लम तो होगी नहीं, आराम से बैठे होंगे और उसके नीचे बैठे हैं। तो अंडर का यूज कहाँ करेंगे, जब कोई वस्तु किसी वस्तु के नीचे हो और आराम से हो, कोई उसको प्रॉब्लम ना हो, तो अंडर यूज करेंगे। अब समझते हैं बिलो का। बिलो का यूज क्या होता है, ये भी नीचे के लिए होता है, लेकिन ये क्या हो, तकलीफ में हो, मतलब परेशानी हो उसको, किसी वस्तु के नीचे बैठा हो और उसको परेशानी हो रही हो। यानी कि जब कोई वस्तु किसी वस्तु के नीचे हो पर वह किसमें हो, तकलीफ में हो, प्रॉब्लम में हो, तो वहां पर हम लोग बिलो का यूज करेंगे। एग्जाम्पल समझते हैं, जैसे द थीफ इज बिलो द बेड। क्या एग्जाम्पल है,
द thief is below the bed. चोर कहां पर है? बेड के नीचे है। अब कोई चोर होगा या आप है उसके देखो बेड के नीचे, तो क्या मजा आएगी? जैसे कि ट्री के नीचे हम लोग बैठते हैं या कमरे में छत के नीचे बैठते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती है और आराम से बैठते हैं। लेकिन जब वही चीज क्या हो, चोर हो या कोई हम हो या कोई बच्चा हो, अंडर द बेड हो जाए, मतलब बेड के नीचे पहुंच जाए, तो क्या आसानी से मतलब कंफर्टेबल में बैठेगा? नहीं बैठेगा। अगर जरा सा सर ऊपर करेगा तो क्या होगा? लगेगी, जो बेड है उसको लगेगा। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर चोर क्या होगा, मुश्किल में होगा, थोड़ा उसको बैठने में क्या हो रही होगी, परेशानी हो रही होगी। तो क्या हो जाएगा, बिलो को यूज करेंगे। अब यही बात अगर कह दी जाए द आंट इज अंडर द बेड, तो वो तो अंडर का यूज हो गया, क्योंकि चींटी को चलने के लिए तो जगह बहुत पर्याप्त, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, तो वहां पर अंडर लग जाएगा। तो ये डिपेंड करता है सिचुएशन पर कि उस सेंटेंस की सिचुएशन कैसी है, वो बताना क्या चाह रहा है। तो हमको अकॉर्डिंग टू सेंस, उसके भाव के अनुसार हमको प्रीपोजिशन का यूज करना होता है। तो आई होप आपको बिलो भी समझ में आया होगा। तो अब हम लोगों ने अंदर की बात कर ली, ऊपर की बात कर ली, नीचे की बात कर ली, पीछे की बात कर ली और आगे की बात कर ली। तो एक बार हम लोग जल्दी से रिवीजन कर लेते हैं कि जो इन होगा वो किसी चीज के अंदर होगा, और किसी मतलब कोई वस्तु है और उस वस्तु के अंदर कोई दूसरी वस्तु है तो इन। अगर कोई वस्तु बाहर है और स्पीड में वो उस चीज के अंदर आ जाए तो इनटू। जैसे राहुल जंप डैश द रिवर, जो राहुल है वो नदी में कूदा। तो समझते हैं, देखते हैं, राहुल जंप्ड डैश द रिवर, ऐसे सेंटेंस आपको मिलेंगे बुक्स में। यानी कि राहुल ने क्या किया, नदी में कूदा। अब समझ जाएंगे आप कि अब अगर राहुल होगा और नदी में कूदेगा तो कहां जाएगा? पहले तो बाहर था और वो कूदा, स्पीड हुई और कहां पहुंच जाएगा? अब अपान होगा कि इनटू होगा? तो ये तो सीधी सी बात है कि जब वो पानी में नदी में कूदेगा तो वो पानी के अंदर आ जाएगा ना। ऐसा तो होगा नहीं कि उसी सरफेस में रह जाएगा, वो अंदर चला जाएगा, जो अंदर चला जाएगा इनटू। और अगर ऊपर हो जाए तो भैया अपान, और ऐसा तो होगा नहीं। अगर ये सेंटेंस बात बन जाए, द लीफ, लीफ मतलब पत्ती, लीफ फेल डैश द रिवर, जो पत्ती है वो नदी पर गिरी या नदी में गिरी, तो अब वो जो पत्ती होगी तो आई होप वो डूबेगी नहीं और वो उसी पर तैरती रहेगी। तो फिर वहां पर क्या बोलेंगे, अपान बोलेंगे। तो हमने क्या बताया, सिचुएशन डिपेंड करती है कि हमें कौन सा प्रीपोजिशन का यूज करना है। तो इनटू हो गया। इसके बाद आन बताया कि जब कोई चीज किसी वस्तु पर स्पर्श कर रही हो, टच कर रही हो, और भले ही वो रुकी हो या चल रही हो, तो आन यूज करेंगे। इसके बाद अपान का यूज बताया हमने कि जब कोई वस्तु बाहर हो और वो जंप मतलब जंप करे या स्पीड में आकर के वो आन हो जाए तो वहां पर अपान। जैसे एग्जाम्पल बताते हैं, जैसे आई थ्रू माई मोबाइल डैश द बेड, मैंने अपना फोन कहां पर फेंका, बेड पर फेंका। तो अभी तो फोन मेरे पास हाथ में है और जब उसको फेंका तो स्पीड हुई, उसमें मतलब स्पीड हुई और स्पीड में जाकर के बेड पर गिर गया। अब ऐसा तो होगा नहीं बेड के अंदर घुस जाएगा, बेड में तो अंदर घुसेगा नहीं, उसमें सरफेस में हो जाएगा। तो जब सरफेस में आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, अपान हो जाएगा। तो आई थ्रू माई मोबाइल अपॉन द बेड। इसके बाद हमने बताया मतलब ओवर और एबव। ओवर यूज क्या होता है, ऊपर के लिए, जब मतलब कम ऊंचाई हो तो ओवर का यूज करेंगे और उसको टच भी कर सकते हैं और वो सीधे परपेंडिकुलर होना चाहिए। और एबव
परपेंडिकुलर ना हो और उसको हम टच भी ना कर सकें, और वो ओवर से ज़्यादा ऊंचाई पर होना चाहिए। इसके बाद हमने बताया सामने के लिए इन फ्रंट ऑफ और बिफोर। इन फ्रंट ऑफ यूज करेंगे नॉन लिविंग विंग के साथ, और उसका बिफोर यूज करेंगे जो सजीव चीजों के साथ। इसके बाद बिहाइंड और आफ्टर, ये पीछे के लिए बताया। बिहाइंड में क्या होता है, नॉन लिविंग थिंग्स होती हैं, और आफ्टर में क्या होता है, लिविंग थिंग्स होती हैं, तो पीछे के लिए दिखाता है। इसके बाद अंडर और बिलो बताया, जो नीचे के लिए होता है। तो अगर आराम से कोई वस्तु है किसी वस्तु के नीचे तो अंडर, और अगर कोई वस्तु किसी वस्तु के नीचे है और वो मुश्किल में है, उसको कष्ट है, तो वहां पर हम लोग लगाएंगे बिलो। तो आई होप ये थोड़ा सा आपको वीडियो पसंद आया होगा, और इसके हम नेक्स्ट वीडियो में इसके और आगे रूल की बात करेंगे। तब तक बने रहिए आप एकलव्य इंस्टीट्यूट एंड कोचिंग सेंटर के साथ, और एंजॉय करते रहिए, और घर पर रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। ओके, जय हिंद, जय भारत।